साथियों, एक खबर आपने जरूर सुनी होगी जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है कि श्रीलंका में जो आज भुखमरी के हालात हुए हैं उसका एक प्रमुख कारण जैविक खेती भी है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इसी विषय पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बड़ा ही संवेदनशील ये विषय है, कुछ नया बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि श्रीलंका में इस समय हालात इतने बदतर हो गए हैं कि उनके देश में खाने पीने तक का संकट आ चुका है और सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। श्रीलंका में ऐसे हालात के लिए 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं और वो है, पहला कारण है श्रीलंका के ऊपर बहुत बड़े विदेशी कर्ज का होना, जिसमें अकेले चीन का $5 अरब से अधिक का कर्ज है। पर्यटन उद्योग का ठप होना। पर्यटन उद्योग जो देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 10% है, महामारी की चपेट में है। और तीसरा कारण माना जा रहा है ऑर्गेनिक खेती। कृषि को 100% जैविक बनाने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हमने इसी तीसरे विषय को आज अपनी चर्चा का आधार बनाया है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि क्या वाकई में ऐसा है या सिर्फ कुछ लोगों का ही ऐसा मानना है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने अपनी खबर का शीर्षक लिखा है, जैविक खेती में श्रीलंका का प्रवेश आपदा लेकर आया है। जबकि एक भारतीय न्यूज चैनल ने हेडलाइंस चलाई कि श्रीलंका के कृषि संकट के लिए जैविक खेती जिम्मेदार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में ट्विटर पर कहा कि मैं हर तरह से जैविक खेती के पक्ष में हूं, लेकिन क्या हमें इस बात से अवगत नहीं होना चाहिए कि 2019 में श्रीलंका का जैविक खेती में बदलाव खाद्य सुरक्षा के लिए विनाशकारी कैसे साबित हुआ। ये तो हुई कुछ ऐसी खबरें जो शायद आप इन दिनों हर रोज सुन रहे हैं। अब जरा द क्विंट नामक एक न्यूज वेबसाइट में छपे इस आर्टिकल पर गौर कीजिए, जिसमें लिखा है, श्रीलंका खाद्य संकट का सामना कर रहा है। नहीं, यह जैविक खेती के कारण नहीं है। एक नई आईपीसीसी क्या होता है दोस्तों? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल। ये सरकारों के मध्य का एक पैनल बनाया होता है जो अपनी क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो उनकी रिपोर्ट कहती है कि दुनिया डीकार्बोनाइज करे। श्रीलंका ठीक वैसा ही तो कर रहा था, लेकिन खराब योजना के साथ। आईपीसीसी की एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर दुनिया में कम कार्बन वाला रास्ता अपनाने के लिए सही दिशा में कदम नहीं उठाए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसका मतलब है कि हमें अन्य कठोर उपायों के बीच जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता में भारी कटौती करनी होगी। एक देश ने इसकी कोशिश की रासायनिक खेती पर प्रतिबंध लगाने और जैविक होने की घोषणा करके, लेकिन अब विश्व मीडिया इसे एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। हाँ, यह सच है कि श्रीलंका आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की भारी कमी और गिरती अर्थव्यवस्था का सामना कर रहा है, लेकिन खाद्य संकट के लिए रसायन मुक्त खेती को दोष देना न केवल एक अवधारणा को समझने में सरल कर दे रहा है, बल्कि जीवाश्म ईंधन उद्योग द्वारा लंबे समय से प्रचारित एक कथा को भी पुष्ट करता है। साथियों, जो जीवाश्म ईंधन उद्योग है उनकी एक अवधारणा रही है हमेशा से, और बहुत लंबे समय से जीवाश्म ईंधन उद्योग ने इस संदेश को बढ़ावा दिया है कि भोजन को बड़े पैमाने पर केवल रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों के साथ ही उगाया जा सकता है, और अगर इनके इस्तेमाल को रोक दिया गया तो बड़े पैमाने पर खाद्य संकट उत्पन्न होगा। इन्होंने आगे कहा है, एक विफलता के रूप में जैविक खेती को खारिज न करें। साथियों, जीवाश्म ईंधन उद्योग का ये जो कथन है, इस तरह के कथन बड़े पैमाने पर केमिकल आधारित खेती प्रथाओं के खतरों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों के आयात के मामले में श्रीलंका जैसे देश के लिए भारी लागत, घटते भूजल तालिका के कारण पर्यावरण पर प्रभाव, किसानों पर स्वास्थ्य प्रभाव जो दैनिक आधार पर रसायनों को संभालते हैं। इसके अलावा जैविक खेती का मतलब अब केवल रासायनिक स्प्रे का अभाव नहीं है। इसका मतलब है कि कई फसलें उगाना, ताकि उनमें से एक के विफल होने की स्थिति में किसान के पास एक बैकअप हो। जैविक खेती के स्वास्थ्य लाभ न केवल उपभोक्ता को बल्कि किसान को भी मिलते हैं, जो प्रतिदिन खतरनाक रसायनों के संपर्क में आते हैं। जैविक खेती के फायदे और नुकसान को तोलते समय इन लाभों को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। इसलिए इससे पहले कि जैविक खेती को एक विफलता के रूप में खारिज कर दिया जाए,
कुछ सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए कि क्या श्रीलंका में हजारों किसान इस बदलाव के लिए तैयार थे? क्या आवश्यक सप्लाई चेन और डिमांड चेन बनाई गई थी ताकि बाजार इसके लिए तैयार हों? रसायन मुक्त खेती के लिए जैव कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। इन्हें कैसे बनाया जाता है, किस फसल को कब और कैसे बोना है ताकि मिट्टी में पोषक तत्व बने रहें, और एक बाजार जो इन उत्पादों की खरीद करे, क्या उसकी व्यवस्था की गई थी? साथियों, हर देश चाहता है कि वो जैविक खेती की तरफ अपना रुख करे, लेकिन दुनिया के लिए खाद्यान्न आपूर्ति एक बड़ी समस्या है और जाहिर सी बात है कि भारत भी जैविक खेती अपनाने के लिए प्रयासरत है। साथियों, 20 मई 2020 की ये खबर है कि सरकार ने व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई थी, क्योंकि ये मनुष्यों और जानवरों के लिए खतरनाक थे। साथियों, भारत में 66 कीटनाशक ऐसे थे जिन्हें जीवन के लिए खतरा माना गया था। 66 में से सरकार ने 2018 में 18 कीटनाशकों पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी थी और मई 2020 में 27 और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई। अन्य 6 कीटनाशक उस समय समीक्षा में रखे गए थे, जबकि शेष 15 अब तक उपयोग के लिए सुरक्षित पाए गए थे। उस समय कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों ने इस पर अपने तर्क भी दिए थे कि बिना कीटनाशक इस्तेमाल किए पंजाब और राजस्थान में फसलों को कीटों के प्रकोप से बचाना संभव नहीं है और सरकार का यह कदम किसानों को मारने जैसा होगा। जुलाई 2021 में इस विषय पर फिर से मंत्रणा की गई और अभी 4 अप्रैल 2022 को ये खबर आई है कि कृषि मंत्रालय इस पर 1 हफ्ते के भीतर अपना फैसला सुना सकती है। साथियों, इन कीटनाशकों के उपयोग को लेकर चाहे जो फैसला आए, लेकिन एक बात तो साफ है कि खेती में रसायनों का उपयोग जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देश में खाद्य संकट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है बहुत सारे रसायनों के इस्तेमाल को शायद मंजूरी भी मिल जाए, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव होगा, जरा सोचिए। साथियों, राजपक्षे सरकार की मंशा जैविक खेती को शुरू करने के लिए नेक थी, लेकिन इस पद्धति के लिए बदलाव को अच्छी तरह से संभाला नहीं गया था। आवश्यक रणनीति के बिना रातों रात की गई घोषणा से किसानों में जमाखोरी, कालाबाजारी और एक दहशत जैसा माहौल हो गया था और देश की कृषि व्यवस्था एकदम से चरमरा गई। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना था। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हम पहुंचा सकें। और अगर आप किसी और विषय पर हमसे जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सुझाए हुए विषय पर एक विस्तृत वीडियो आपके लिए लेकर आएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संकल्प करिए कि आप अपनी खेती के 1% हिस्से में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।